सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशाएं क्लासेस। तो बच्चों कैसे हैं आप सब अच्छे ही होंगे। और बच्चों अभी जैसे हम पहले बात कर रहे थे, हमने इससे पिछली वीडियो में सीखा कि भाई पोटेंशियोमीटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या प्रिंसिपल है, एप्लीकेशन क्या है। फिर इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं ये वाली वीडियो, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो मैं आपको पहले बता देता हूं। हमने पहले भी सीखा है और फिर बता रहा हूं मैं दोबारा से कि जब भी आप किसी टॉपिक को करते हैं तो साथ साथ उसके क्वेश्चंस बच्चों जरूर ही करने चाहिए, क्योंकि कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि आप पोटेंशियोमीटर से डायरेक्ट कोई ऐसे पूछ लिया कि भाई आप इंटरनल रेजिस्टेंस बता दीजिए और ये बता दीजिए, इस तरह से कुछ नहीं आएगा तो वो भी आएगा और साथ में कोई क्वेश्चन ऐड होके आएगा। और यही बच्चों आता है, पहले से ऐसे ही होता आया है। और लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूं, मैं आपको इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए तैयार हूं। बहुत मजे से करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को करेंगे, साथ ही साथ इसमें हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे बच्चों। इसके पीछे हम ये भी इसमें साथ साथ करते चलेंगे कि भैया अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखते हैं, डरना नहीं है, बिल्कुल फ्री माइंड से करने वाले हैं। और जब हम आपस में एक दूसरे से कोलैबोरेट होंगे तो आप देखोगे कि हाँ जी, फिजिक्स अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। और इसको अब शुरू करने वाले हैं और सीखते हैं कि भैया जो क्वेश्चंस आते हैं पोटेंशियोमीटर के वो किस तरह के आते हैं, क्या माइंडसेट हमारा पोटेंशियोमीटर को लेके होना चाहिए। फिगर नोट बिल्कुल शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियोमीटर कंसेप्शनल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो हम बच्चों इसमें सीखेंगे कि कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन कौन से होते हैं और साथ में ये भी सीखेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये रहा, देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, स्क्रीन पे लिखा हुआ है पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। ये जो हुआ होता है ना, न्यूमेरिकल आ गया कैसे करें, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल करना किस वे में होता है। आपको ये सीखना जरूरी है बच्चों। आप एक पैटर्न में जब न्यूमेरिकल्स को करेंगे ना तो आपको एक आइडिया मिलेगा, आप समझ जाएंगे कि न्यूमेरिकल को कैसे आपको टैकल करना चाहिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भैया आपके पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है। ये पोटेंशियोमीटर आपको एक क्या दिया हुआ है जी, वायर दिया हुआ है ऑफ लेंथ 1 मीटर। देखिए ये रहा आपके पास पोटेंशियोमीटर वायर ए और ये रहा पॉइंट बी। ठीक है, कितने मीटर का है, 1 मीटर का है। साथ में क्या कह रहे हैं, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, कितना रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसका, तो बच्चों इस वायर का रेजिस्टेंस 5 ओम का दिया हुआ है। देखिए ये दिया हुआ ना। अब आगे क्या कह रहे हैं, देखिए इट इज कनेक्टेड टू अ 8 वोल्ट बैटरी। किससे कनेक्ट कर रखा है, 8 वोल्ट की बैटरी। ये लीजिए, ये 8 वोल्ट की बैटरी लगा दी इसमें। बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, इसके साथ एक 15 ओम का ऐसे करके एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। ये सीरीज में ऐसे लगा हुआ है इसके साथ। ठीक है ना, बैटरी आ रही है ना बीच में, देखो बच्चों बैटरी आ रही है ना बीच में। ये बैटरी जो है इस रेजिस्टेंस और इस वायर के रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रही है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब होता क्या है, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि डिटरमाइन करने के लिए बोल रहे हैं। देखते हैं ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी सेल। क्या पता लगाना है, ईएमएफ पता लगाना है प्राइमरी सेल्स का, विच गिव्स बैलेंस पॉइंट एट 60 सेंटीमीटर। क्या जी, बैलेंस पॉइंट कहां देता है, 60 सेंटीमीटर पे देता है। एक अननोन ईएमएफ है और आपको पता होना चाहिए बच्चों। आप मुझे पता है, आप सब जानते हैं इस बात को। ये मैंने यहाँ पे बैटरी लगाई है और ये वो बैटरी है जिसका आपको ईएमएफ फाइंड आउट करना है। देखिए कह रहे हैं ना, डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ अ प्राइमरी सेल। ठीक है, इसको प्राइमरी सेल बोलते हैं। अच्छा जी, तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या लगाया है, गैल्वेनोमीटर लगाया और इसको इससे कनेक्ट किया ऐसे। तो इसको कनेक्ट करते हैं तो ये कह रहे हैं कि जो आपकी बैलेंस पॉइंट आता है वो आता है जी 60 सेंटीमीटर पे। कितने सेंटीमीटर पे आता है, 60 सेंटीमीटर पे आता है। आपसे पूछा क्या गया है, कह रहे हैं आप इसका ईएमएफ फाइंड आउट करो इस बैटरी का। ठीक है जी, चलिए कैसे करना है क्वेश्चन को, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं कि गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये दिया हुआ है कि जो वायर की लेंथ है AB वो 1 मीटर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं क्या कहा है। आगे ये भी कहा है कि भैया इसका रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस 5 ओम का है। ये लिख लिया मैंने।
ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये बोला है कि जो बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है वो 15 ओम का लगा है। बहुत सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, आगे ये दिया हुआ है कि नल पॉइंट जो आता है वो कितने सेंटीमीटर पे आता है, 60 सेंटीमीटर पे आता है। साथ ही साथ बच्चों आप पीछे देखोगे कि जो बाहर बैटरी लगी हुई है जिसको ड्राइवर सेल बोलते हैं वो 8 वोल्ट की है। ठीक है, पूछ क्या रहे हैं, प्राइमरी सेल का ईएमएफ पूछ रहे हैं। कैसे करेंगे, देखिए बेसिक सी बात लेके चलते हैं, बिल्कुल बेसिक सी बात। आप कभी भी प्राइमरी सेल का ईएमएफ निकालते हैं तो फॉर्मूला ये लिखा हुआ E इक्वल्स टू KL, पढ़ा है ना पिछले वाली वीडियो में। ठीक है, पढ़ा है तो इसको यहाँ पे हम इसको पुट अप कर देते हैं इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज आपको दी हुई है। ठीक है, अच्छा ईएमएफ निकालना है हमें तो आपको K पता होना चाहिए था और L पता होना चाहिए था। तो देखते हैं बच्चों हमारे पास K और L है क्या। देखिए गिवन पहले, सबसे पहले आप न्यूमेरिकल में सबसे पहला की पॉइंट ये है बच्चों, कोई भी न्यूमेरिकल हो कोई भी, बस सीधी सी बात है, सबसे पहले आपको गिवन में क्या दिया हुआ है वो लिखना है। आपका ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट उस पर बिल्डअप हो जाएगा। अच्छा अब देखिए आपको ईएमएफ निकालना था, K दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। L दिया हुआ है क्या, बैलेंस पॉइंट, हाँ जी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। तो इसको इसमें यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देते हैं जी 60। बहुत सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हम देखते हैं कि K, देखिए K कहीं दिया हुआ है क्या, K नहीं दिया हुआ ना कहीं भी, देखिए ना यहाँ दिया हुआ है, ना यहाँ दिया हुआ है, ना यहाँ पे है, ना और ना ही यहाँ पे। तो क्या करें, कैसे निकालें K को। तो देखिए बच्चों K के लिए आपको एक इस तरह से बात को समझना है कि K का फॉर्मूला होता है VAB अपॉन LAB। ये आपका फॉर्मूला होता है K का। तो आप क्या करोगे, जहां K लिखा हुआ है वहां पे क्या पुट कर देंगे, तो बच्चों यहां पे हम पुट कर देंगे VAB अपॉन LAB इंटू 60। देखिए मैं आपको इसका डायग्राम दोबारा से क्लियर करके बताता हूं। देखिए ये बैटरी थी यहाँ पे, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पे क्या था, इस तरह से कनेक्ट था। यहाँ पे एक बैटरी थी जिसका ईएमएफ फाइंड आउट करना था, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था और ये ऐसे था सर्किट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये बैटरी 8 वोल्ट की थी और ये पॉइंट A था और ये पॉइंट B था बच्चों। अब बच्चों VAB, इसमें आने वाली वोल्टेज, कभी कभी बच्चे ये गलती कर देते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि VAB है, ये 8 की 8 वोल्टेज ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें समझना है कि ये 8 वोल्ट कुछ तो इसमें यूज हुई है इस वाले रेजिस्टेंस में और कुछ इसमें हुई है। तो क्या VAB इक्वल्स टू 8 वोल्ट है, नहीं, कुछ पार्ट है 8 वोल्ट का जो VAB में आता है। तो क्या करना है, अब VAB दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में कहीं पे, नहीं जी VAB भी कहीं नहीं चमक रहा है सर। तो VAB नहीं चमक रहा है इसमें, तो क्या करें, E इक्वल्स टू आप VAB को ब्रेक करके लिख लें IR। कौन सा R बच्चों, VAB का R क्या है, RAB। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। नीचे लिख देते हैं LAB इंटू 60, हो गया जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि RAB दिया हुआ है क्या। देखिए कितना सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे होता जा रहा है क्वेश्चन। अब आप देख रहे हैं ना कि एक बार क्या होता है, आप सबसे पहले देखो, जरूरी होता है आप गिवन में क्या क्या चीजें हैं वो लिखें, फिर आप फॉर्मूले पे चलें, फिर उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करते चलें, अपने आप ही एक पहेली सुलझती सी चली जाएगी। तो देखिए अब क्या करते हैं, I, देखिए करंट दिया हुआ है क्या, देखिए इन सारे गिवन में से कोई करंट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। तो I को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, छोड़ दिया। RAB देखो पकड़ो, RAB ये पकड़ लिया, कहाँ जा रहा है भागो, ये रहा जी, उठाया और यहाँ पे इसको फेंक दिया, ये फेंक दिया यहाँ पे 5। अच्छा जी, इंटू 60 LAB। वायर की लेंथ कितनी है बच्चों, सबसे ऊपर लिखी हुई है, देखिए वायर की लेंथ LAB कितना है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आ गया 100। ठीक है जी, अब देखिए आपको ईएमएफ फाइंड आउट करना था ना, तो आपको करंट पता होना चाहिए भाई। आपको जब यहाँ करंट पता लग जाएगा तो E निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस इक्वेशन को अभी फर्स्ट मान के साइड में रख देते हैं। अब हमारा वर्क ये रह जाएगा कि अगर मैं I निकाल लूं तो E निकल जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए I का फॉर्मूला क्या होता है, आप I निकालने का फॉर्मूला देखिए। इसमें करंट जो आ रहा है बच्चों, ये जो करंट है यहां से निकल के आ रहा है I। ठीक है बच्चों, तो I इक्वल्स टू क्या होता है, I इक्वल्स टू होता है बच्चों, कौन सी बैटरी, इसने तो भेजा करंट, ये है हमारी ऊपर वाली बैटरी। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया हुआ है E डैश। ठीक है बच्चों, अपॉन ये I का फॉर्मूला होता है बच्चों R कौन सा R, देखिए टोटल करंट है ना, किसकी वजह से होगा, इस रेजिस्टेंस में कुछ खर्च होगा और कुछ इसमें खर्च होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा
आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर होता है बच्चों, लेकिन यहाँ आर कौन कौन से हैं, आर कौन कौन से हैं बच्चों, एक तो आपका आर एक्सटर्नल वाला है, साथ में एक आर आपका वायर वाला है। समझ में आती है बात। तो अब क्या करें, अब इसमें बहुत सिंपल तरीके से ई की वैल्यू देखिए, ईएमएफ कितना था 8 है ना, ऊपर वाली बैटरी का, ए इस वाली बैटरी का, ठीक है। अच्छा इसका रेजिस्टेंस कितना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 15 ओम है क्या, देख सकते हैं। अच्छा आपके पास जो आर ए बी है, जो वायर का रेजिस्टेंस है बच्चों, वो कितना है 5 ओम, कितना है जी वो 5 ओम। तो यहां पे मैं पुट कर देता हूं 5 और आगे हो जाएगा 8/20, सोल्व करते हैं, 4 2 जा 8 होता है, ये 5 आ जाएगा, और जब आप सोल्व कर लेंगे तो 0.4 एम्पियर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि आप वोल्टेज तो कह रहे हो कि वोल्टेज तो जो है आपने यहाँ पे डिवाइड कर दी कि भाई कुछ इसमें जाएगी ये 8 वोल्ट वाली और कुछ इसमें जाएगी, तो आपने करंट को कैसे कर दिया ऐसे, तो भैया करंट जो होता है सीरीज में वो सेम होता है, ये रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज में। तो आप टोटल करंट निकालते हैं, वही वायर में करंट जाएगा और वही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में भी जाता है बच्चों। तो अभी फिलहाल जो मैंने टोटल करंट निकाला, इसको उठाया और अपनी पहली इक्वेशन में फेंक दिया, ये फेंक दिया यहाँ पे 0.4 × 5 × 60 अपॉन 100, ठीक है जी। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल की और मल्टीप्लाई करते हैं, और जब आप मल्टीप्लाई करते हैं सॉल्व करते हैं तो आप पाएंगे कि ये 1.2 वोल्ट हो जाएगा। देखिए आपने एक पैटर्न बनाया ना क्वेश्चन का, और पैटर्न बनाते बनाते एक बेसिक फॉर्मूला यूज किया और उसको अप्रोच करते गए और रिजल्ट पे पहुंच गए। तो बच्चों आपने सीखा कि किस तरीके से आपने प्राइमरी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट किया। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। 2 स्टूडेंट्स, 2 दोस्त हैं या एक विद्यार्थी हैं, और एक एक्स है, एक का नाम और दूसरे का नाम वाई है। परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। किस पे किया, पोटेंशियोमीटर पे किया। किस पे किया जी, पोटेंशियोमीटर पे किया, सेपरेटली अलग अलग किया। भाई पोटेंशियोमीटर लाए, एक्स स्टूडेंट ने एक किया, वाई स्टूडेंट ने एक किया, ठीक है। यूजिंग द सर्किट गिवन बिलो, एक आपको सर्किट दिया हुआ है, ये रहा जी, ये सर्किट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहे हैं कीपिंग अदर पैरामीटर्स अनचेंज, देखिए ये लिखा हुआ है कीपिंग अदर पैरामीटर्स अनचेंज। पैरामीटर से मतलब क्या होता है बच्चों कि जितने भी इसके अंदर टर्म्स हैं, जैसे रेजिस्टेंस है ना, और आपके पास बैटरीज हैं, उनको चेंज नहीं किया। हाउ विल द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट बी अफेक्टेड, कह रहे हैं कि पहले नल पॉइंट जो यहां भी मिल रहा था, यहां पे मिल रहा है नल पॉइंट, कह रहे हैं किस तरह से अफेक्ट होगा, कब होगा, इफ, पहला पार्ट क्वेश्चन का, x इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ r। r देखिए कहां है, मैं आपको बता देता हूं, ये r है यहाँ पे, ये मैं आप इस पे लिख रहा हूं। ये कह रहे हैं कि सबसे पहले x ने क्या किया, x ने क्या किया, x ने ये जो बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, इसको बढ़ा दिया, ठीक है। ये क्या कर दिया उसने, बढ़ा दिया इन द सेटअप बाय कीपिंग द की K1 क्लोज, आपने इसको बंद किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है, तो करंट चलेगा, है ना। एंड K2 ओपन, यहां समझने की बात है, K2 को ओपन रखा है, देखिए ये K2 है ना, इसको इसने ओपन रखा है, यानी कि कनेक्शन यहां से इसका कनेक्शन पूरा नहीं हो पा रहा है, टूट गया बीच में कनेक्शन, तो इसका कोई रोल नीचे वाले का नहीं रहा, सिर्फ इसका रोल रह गया, इसका, समझ पा रहे हैं ना, इसका रोल रह गया, क्यों, क्योंकि नीचे वाला ओपन है। अच्छा तो कह रहे हैं क्या होने वाला है, अगर जो इसका रेजिस्टेंस आपने एक्स वाले ने इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दिया था, तो ये बैलेंस पॉइंट जब पहले यहां मिलता था, अब नए केस में जब आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है तो बैलेंस पॉइंट कहां मिलेगा। देखिए कितना सिंपल तरीके से अब हम इसको करने वाले हैं, सीखते हैं। देखिए सबसे पहले आप जनरल फॉर्मूले पे जाइए। क्या है जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला तो जी ये होता है E=KL, बिल्कुल सही बात है, यही होता है। अब क्या होता है आगे मैं आपको बताता हूं। देखिए जब आपके पास जनरल फॉर्मूला आपके पास ये है E=KL, और इस फॉर्मूले में आप
के को क्या लिख सकता हूं, अभी सिखाया था ना पीछे, के इक्वल्स टू होता है VAB अपॉन LAB। इस वायर में आने वाला वोल्टेज का ड्रॉप कितना है 1 यूनिट लेंथ में, उसको बोलते हैं के, VAB अपॉन LAB इंटू L क्या होता है बच्चों, बैलेंसिंग लेंथ। जैसे पहले बैलेंसिंग लेंथ यहां मिल रही थी, कह रहे हैं क्वेश्चन में कि इसे बढ़ा दें तो ये बैलेंसिंग लेंथ कहां शिफ्ट हो जाएगी, इधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, कहां हो जाएगी, वो पता लगाना है। तो देखिए बच्चों अभी क्या करते हैं, ध्यान से सुनना है। अब E इक्वल्स टू, अब VAB को क्या तोड़ के लिख सकता हूं मैं, IRAB अपॉन LAB लिख सकता हूं, V इक्वल्स टू IR होता है ना बच्चों। तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आगे, आगे सुनते हैं। अब देखिए होता क्या है, होता ये है बच्चों कि भैया आपको ये रेजिस्टेंस जब आपने बढ़ा दिया ना, ये रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दिया, तो इस सर्किट से आने वाला ओवरऑल करंट का क्या होगा, खुद बताओ। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट डाउन हो जाता है ना, तो ये करंट क्या हो गया यहाँ पे, ये करंट कैसा हो गया जी, ये करंट यहाँ पे डिक्रीज हो गया। क्या ये करंट कैसा हो गया बच्चों, डिक्रीज। मैं आपको यहाँ पे इसको और क्लियर से बताता हूं, देखिए E इक्वल्स टू हो गया IRAB अपॉन LAB इंटू L, हो गया नहीं हो गया ऐसे। अच्छा तो सर आगे क्या करें, देखिए अब हमने एक रिजल्ट बनाया कि बाहर से आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर जो बढ़ता है तो भैया सीधी सी बात है करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा डिक्रीज, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब सुनते हैं बात को, देखिए ये जो ईएमएफ होता है किसी बैटरी का हमें पहले से पता है ना, ये तो कांस्टेंट होता है। अरे बैटरी है या कोई भी सेल है उसका ईएमएफ कैसा होता है, वो कांस्टेंट होता है। अब देखिए ये कांस्टेंट है टर्म ईएमएफ, और करंट कम हो गया तो भैया ये तो कांस्टेंट है, तो इसका क्या होगा, इस बैलेंसिंग लेंथ का क्या होगा, इसको आपको क्या हो जानी चाहिए, शुड बी इंक्रीज। क्यों हो जानी चाहिए इंक्रीज, क्योंकि भैया एक फैक्टर कम हुआ है, आपका आंसर कांस्टेंट है तो दूसरा फैक्टर बढ़ जाना चाहिए था, ऐसा हुआ तो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो बैलेंसिंग लेंथ जो है वो कहां शिफ्ट हो जाएगी, वो शिफ्ट हो जाएगी राइट साइड में, विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट साइड। कहां शिफ्ट हो जाएगी, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी बच्चों, बैलेंसिंग लेंथ नई वाली राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। तो आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, और मैं जानता हूं ऐसे क्वेश्चंस बनने नेचुरल है, और आपका इस डाउट को मैं बताने जा रहा हूं। देखिए आप कहेंगे जी इनका क्या, इसका क्या, RAB का, तो भैया RAB तो वायर का रेजिस्टेंस होता है पोटेंशियोमीटर के, और ये तो कांस्टेंट होता है, हमने पहले भी सीखा है इस वायर का रेजिस्टेंस कैसा रखना होता है, कांस्टेंट रखना होता है, तो इसमें तो कोई चेंज लाना ही नहीं था। मैं आपको ये जनरल नॉलेज के लिए बात बता रहा हूं सिंपली। LAB जो वायर की लेंथ है वो तो फिक्स है ना, बैलेंसिंग लेंथ तो चेंज हो सकती है, ठीक है ना। तो हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, इसमें अभी हमने एक पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया, ये इसका फर्स्ट पार्ट था बच्चों, है ना, ये फर्स्ट पार्ट था। इसमें यही पूछ रहे थे कि बैलेंसिंग लेंथ का क्या होगा अगर जो आपने इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, इसकी को आपने बंद कर रखा था और इसको आपने खुला छोड़ रखा था, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब दूसरा स्टूडेंट था, वो भी तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसका भी दिमाग चला गया मैं भी तो कुछ कर लूं। तो उसने क्या करा, उसने कहा कि चलो जी इसको कुछ नहीं आता, ये वाई वाला जो बच्चा है ये अनपढ़ बच्चा है, ये मतलब अनपढ़ से मतलब ये इसको जो है बस ये है कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो मैं भी करूंगा, लेकिन पता कुछ नहीं है। तो इसके साथ क्या हो रहा है, देखिए y डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस s। उसने क्या किया, उसने कहा ये बढ़ा रहा था इसको रेजिस्टेंस को x मेरा दोस्त, और मैं क्या करता हूं s में मैं इसको डिक्रीज कर देता हूं, मैं s को चेंज कर देता हूं, क्या पता मुझे भी कुछ रिजल्ट मिल जाए। तो उसने कहा कि ऐसा किया उसने, साथ ही साथ उसने कहा कि K2 रिमेन्स ओपन। देखिए उसने K2 इसलिए तार जोड़े हुए हैं, K2 रिमेन्स ओपन, इसका वायर खुला हुआ है यहां से, जैसे पहले वाले ने खुला हुआ छोड़ रखा था इसने भी छोड़ रखा है। एंड K1 क्लोज, जैसे पहले वाले ने ऊपर वाले को बंद कर रखा था इसने भी ऐसे कर रखा, मतलब नकल मार दी, बस उसने सोचा कि भाई यहाँ रेजिस्टेंस इसको बढ़ाया मैं इसको बढ़ा देता हूं, ठीक है। तो कह रहे हैं उसके केस में बैलेंस पॉइंट का क्या होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। बहुत सिंपल सा आंसर है, आप कुछ बच्चे समझ भी रहे होंगे। देखिए भैया जब इसमें करंट ही नहीं है तो आप यहां चाहे 1000 का लगा लीजिए, भाई इसमें इसने की ओपन कर रखी है तो यहां से इसमें करंट कितना जा रहा है, कोई भी करंट नहीं जा रहा,
ठीक है जी। और जब इसमें कोई करंट ही नहीं जा रहा तो आप इस एस को कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर्किट पे, क्योंकि जब इसमें करंट ही नहीं है, तो बैलेंसिंग लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो क्या आंसर बनेगा कि देयर विल बी नो चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड पार्ट का आंसर क्या बन जाएगा, देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज। कहां पे, इन, कहां पे जी, इन बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी। हमने क्वेश्चन सीखा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी इंपॉर्टेंस बार बार मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चंस बहुत जरूरी होते हैं। और जब खास तौर से टॉपिक ऐसा हो जैसा पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर भैया दिमाग में बच्चों के इसको लेके इतना हुआ रहता है ना, पता नहीं क्या है पोटेंशियोमीटर, लॉन्ग में आएगा, आता है नहीं। तो भैया मैं बता देता हूं, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, डेफिनेटली आप हर एक क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इन क्वेश्चन से अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेते हैं। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन थर्ड। ठीक है बच्चों, तो भैया क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये भी। इन्हें ए लॉन्ग यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर, आपको क्या दिया है, आपको दे दिया जी एक लॉन्ग यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, ठीक है, इज हैविंग ए पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग इट्स लेंथ। यहां पे मैं लिख देता हूं हैविंग ए कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग इट्स लेंथ, ये दिया हुआ है। ठीक है, मतलब सिंपली एक आपके पास एक वायर दिया हुआ है। नल पॉइंट्स फॉर द प्राइमरी सेल्स ऑफ ईएमएफ्स E1 and E2 connected in a manner as shown in figure are obtained at 120 and 300 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए। देखिए आप इसको अच्छे से आप डायग्राम से समझ पाएंगे। ठीक है, डायग्राम में देखिए, आप देख रहे होंगे ना, देखिए यहाँ पे क्या है, अभी तक आप एक एक बैटरी लगाते थे, लेकिन यहाँ कुछ और किया हुआ है। देखिए दो बैटरी दिखाई दे रही है, एक तो E1 है और दूसरी क्या है, E2। तो आपने देखिए एक बार तो इस तरह से लगाया E1, और यहाँ पे ये माइनस माइनस देखिए एक साथ जोड़ रखा है ना इसने, एक बार तो ऐसे किया। इन्हीं बैटरीज को अब की बार भैया ऐसे लगा दिया, ये देखिए ये E1 और इसके साथ ये माइनस के साथ प्लस लगा दिया। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, देखिए आपके पास अगर दो बैटरी ऐसे हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो भैया इनका जो नेट बनेगा, ये E1 थी बैटरी और ये वाली E2 थी, तो इनका जो नेट ईएमएफ बनता है ना, वो बनता है E1 माइनस E2। क्या बनता है जी, E1 माइनस E2। सेम आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि भैया अगर कभी प्लस माइनस एक साथ हो तो बनता है E1 प्लस E2। देखिए जैसे इस केस में हो रहा है, सेकंड केस में ये फर्स्ट E1 बैटरी और ये जो है जी E2 बैटरी है। ठीक है, अब क्या करें, कैसे सॉल्व करें, क्या पूछ रहे हैं, देखते हैं। देखिए फर्स्ट केस में जब ऐसे बैटरी लगी हुई है तो यहां पे आपको नल पॉइंट मिलता है 120 सेंटीमीटर पे, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करें, अब दूसरे केस में क्या बोला है कि भैया जब आपने इन्हीं बैटरी को ऐसे लगाया तो नल पॉइंट आपको कहां मिलता है, 300 सेंटीमीटर पे। तो लेकिन अगर अब मैं बात करता हूं, देखिए मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूं, आपको दिखाता हूं। फर्स्ट केस में बच्चों एक बैटरी है कि दो है, फर्स्ट केस में दो ही है, लेकिन उल्टी लगी हुई है, तो E1 माइनस E2 तो बराबर किसके होता है, आपने बैलेंसिंग जो लेंथ थी वो फाइंड आउट की थी, K इंटू एल। एल आपको बच्चों जो बैलेंसिंग लेंथ मिलता है पहले केस में वो 120 मिलता है, तो ये लिख दिया। तो ये हो गई क्या, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब क्या करें, दूसरे इसका जो पार्ट है उसमें E1 प्लस E2, उसका ऑर्डर जो है ना, देखिए आप ऑर्डर देख लीजिए इसका, ये बच्चों सॉरी, यहां पे इसका जो ऑर्डर है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये आपका इसका ऑर्डर है, देखिए ये ऑर्डर है फर्स्ट केस का और ये ऑर्डर है सेकंड केस का। तो बच्चों इसमें ये ऐसे हो जाता है तो कितना लिखा जाएगा, ये बोलिए, K इंटू एल। एल इसमें बैलेंसिंग लेंथ इन्होंने 300 की हुई है, तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, आपको पूछा है कि फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का ये पूछ रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमारे से पूछ लिया क्या जी, देखिए ये लिखा हुआ मैं बता देता हूं, देखिए ये लिख रहा, क्या लिखा हुआ है, E1 अपॉन E2 फाइंड आउट करो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, क्या दिक्कत है, करते हैं। देखिए ये दो इक्वेशन बनाई, इन दोनों इक्वेशंस को क्या मैं सिंपली ऐड कर लूं, ये लो जी, ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, ये देखिए कैंसिल हो गया इससे,
और 2 E1 इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 2 E1 इक्वल्स टू ये हो गया हमारा K इंटू 420 हो गया इतना। तो यहां से E1 कितना हो जाएगा 210K। ठीक है, आपको E1 मिल गया। जब आपको E1 मिल गया, आपने क्या किया, देखिए आपने क्या किया, आप इस वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए E1 की वैल्यू को, तो आपको E2 मिल जाएगा। ठीक है, आपको निकालना है रेशो, तो ठीक है करते हैं। देखिए ये E1 आ गया, ये इक्वेशन में बोल देता हूं A। ठीक है, इस वैल्यू को आपने फर्स्ट में पुट कर दिया। मैं आपको यहां पे बताता हूं इसको। आपने देखिए ये इक्वेशन है ऊपर वाली, E1 माइनस E2 इक्वल्स टू 120K, इसको मैं पुट कर देता हूं, तो E1 माइनस E2 इक्वल्स टू 120K ऐसे आया ना। और इस इक्वेशन में आपने अभी पीछे की तरफ वैल्यू निकाल के रखी है, और वो वैल्यू जो निकाली है वो आपने निकाली है E1 की। कितने निकाली है देखिए 210K, तो आप क्या रख दोगे इसमें 210K। ठीक है बच्चों, माइनस कितना E2 बराबर कितना 120K। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या होता है, यहां से आपको वैल्यू मिलती है E2 की सोल्व करके। कितनी मिल जाती है देखिए, ये जब आप इसको सोल्व करोगे, इसको यहां पे माइनस में पहुंचाओगे, तो 210 में से जब आप 120 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा भैया 90K। तो आपको E1 तो पहले से ही पता था, अभी पीछे पार्ट से निकाला था 210K। ठीक है, और E2 आपने अभी निकाल लिया, E1 बाई E2 पूछ रहे थे, तो E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू, बहुत सिंपल हो जाएगा 90। आपके पास ये कितना है 210K, E2 कितना है 90K। ठीक है, K से K कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और इससे कैंसिल हो जाएगा 3 7 21 और 3 3 9। तो आपके पास रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 7/3। जी हाँ, ये फर्स्ट आंसर हो गया, E1/E2 निकाल लिया। अब बात क्या कर रहे हैं, एक सेकंड पार्ट पे चलते हैं इसके। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहे थे, देखिए सेकंड पार्ट में ये पूछा है, ये पूछा जी पोजीशन ऑफ नल पॉइंट ऑफ सेल E1। ये क्या बात हुई, ये तो बहुत ही सिंपल बात हो गई। कैसे पोजीशन ऑफ नल पॉइंट निकालना है, किसका E1 का, कैसे निकालें। देखिए E1 का आप कैसे EMF फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए E1 का जो फॉर्मूला आया था बच्चों, E1 का जो फॉर्मूला आया था वो आया था 210K। तो बच्चों जनरल इक्वेशन में लिखूं E1 के लिए, तो मैं क्या ये लिख लूं E1 इक्वल्स टू KL1, है ना, ये जनरल इक्वेशन हो जाएगी। तो आप क्या देख रहे हो, आप जब इनको कंपेयर करते हो तो आप क्या पाओगे बच्चों, क्या निकालना था हमें निकालना था, हम जो फाइंड आउट करना चाह रहे थे वो फाइंड आउट हम ये करना चाह रहे थे कि भैया आपके पास बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी E1 की। तो देखिए कितना कंपेयर करते हैं, तो L1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों 210 सेंटीमीटर। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। सिंपली मैंने क्या किया, E1 की वैल्यू 210K, E1 इक्वल्स टू जनरल फॉर्मूला KL1 लिख दिया फर्स्ट के लिए, और ये भी E1 ये भी E1, तो मैंने इनको कंपेयर कराया, तो भैया इसमें भी K इसमें भी K, तो L1 इक्वल्स टू किसके हो गया 210 सेंटीमीटर। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया बच्चों। तो अब इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। ठीक है, देखिए पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है। सेंसिटिविटी को जानने से पहले एक बात समझ लेते हैं। देखिए मैं बोलता हूं कि कोई भी डिवाइस हो, कोई भी डिवाइस, उसकी सेंसिटिविटी क्या है वो इस बात से डिसाइड होती है कि भैया वो कितनी छोटी छोटी वैल्यूज को मेजर करके बताता है। ठीक है, कि ये क्या बात हुई मैं आपको बताता हूं एग्जांपल से। सपोज करिए आपके पास एक वॉच है, घड़ी है आपके पास, है ना, सबके पास होती है ना। अच्छा, जिसके पास नहीं है भैया खरीद लो, यहां जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, देखिए क्या होता है, आप सिंपल वॉच देखते हो, सिंपल वॉच में क्या होता है, अगर जो मैं बात करूं कि एक ऐसी वॉच है जिसमें सिर्फ आपके पास आर मीजर्स होते हैं, मतलब आप 1 बज गया ये बता सकते हैं, 2 बज गए ये बता सकते हैं, 3 बज गए ये बता सकते हैं। फिर एक उसी टाइम पे आपके पास एक और ऐसी एक वॉच है बच्चों जिसमें क्या होता है, आप ये भी बता सकते हैं कि भैया 1:15 हो गई है, तो आपके पास मिनट की भी उसमें एक आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, फिर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक ऐसी वॉच है जो
ये भी बताती है कि कितने आवर हो चुके हैं, साथ साथ ये भी बताती है कि कितने मिनट हो चुके हैं, और साथ साथ ये भी बताती है कि कितने सेकंड हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी छोटी वैल्यू को मेजर करती जा रही है वॉच, मैं बोलूंगा कि वो उतनी ही ज्यादा सेंसिटिव होती जा रही है, क्योंकि वो छोटी छोटी वैल्यूज को मेजर कर पा रही है। तो सेम केस पोटेंशियोमीटर के लिए है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर? देखिए आप क्या होता है, देखिए मैं आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूं। पोटेंशियोमीटर वायर में एक वायर ऐसे वायर होता है पोटेंशियोमीटर में, है ना, और इस पे वोल्टेज का ड्रॉप आता है, यहाँ पे कुछ ड्रॉप आएगा स्टार्टिंग में, है ना। ये बैटरी लगी हुई है सपोज कर लीजिए इसमें, तो इसमें क्या होता है, यहाँ आपने लगाई मान लो 10 वोल्ट की बैटरी, ठीक है बच्चों। मैं ऐसे ऐसे दो पोटेंशियोमीटर ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, जब मैं इस ऐसे ऐसे दो पोटेंशियोमीटर लेता हूं, मैं कहता हूं कि पहले वाले में जो ड्रॉप आता है वो 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर आता है। कितना ड्रॉप आता है 1 सेंटीमीटर में? 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। एक और ऐसे ही पोटेंशियोमीटर मैंने लिया, ये ले लिया जी, और इस पोटेंशियोमीटर में मैं क्या देखता हूं, देखिए मैंने कहा कि जो वोल्टेज का ड्रॉप आया 1 सेंटीमीटर में, यहां वोल्टेज का जो ड्रॉप आया 1 सेंटीमीटर में वो 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर आया। तो मैं बोलूंगा बच्चों कि 1 सेंटीमीटर में किसने जो वोल्टेज का ड्रॉप है हमें कम से कम मेजर करके दिया? किसने दिया? पहले वाले पोटेंशियोमीटर ने दिया कि दूसरे वाले ने दिया? सीधी सी बात है, मैं बोलूंगा कि दूसरे वाले ने किया ऐसा। तो मैं बोलूंगा कि भैया ये पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है। समझ में आती है बात? चलिए इसको और इलेबोरेट करते हैं। देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट मेजर्स अ स्मॉल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर कोई डिवाइस ऐसा पोटेंशियोमीटर जैसा डिवाइस है और वो छोटी छोटी वैल्यूज को मेजर करता है तो उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। आगे बढ़ते हैं। सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज बाय द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर एंड बाय डिक्रीजिंग द करंट इन द सर्किट विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। भैया इतनी बड़ी कहानी सी हो गई लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। तो इसको पहले समझते हैं कि एक्चुअल में मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसमें क्या बात ये बताना चाह रहे हैं कि सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है। सेंसिटिविटी का मतलब देखिए, अगर जो वोल्टेज का वोल्टेज का जो ड्रॉप है, वोल्टेज का ड्रॉप जो है उसको कम से कम वैल्यू को ये मेजर कर पाए 1 सेंटीमीटर में, मैं बोलूंगा कि ये उतना ही ज्यादा सेंसिटिव है। तो भैया ऐसी कौन सी चीज होती है जो वोल्टेज के एक का जो ड्रॉप है 1 सेंटीमीटर का जो ड्रॉप होता है उसको आप क्या बोलते हो? आप क्या बोलते हो बच्चों उसको? एक बात बताओ मुझे पहले, क्या आप उसको ये बोलते हो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, वोल्टेज ड्रॉप पर सेंटीमीटर? जिस पोटेंशियोमीटर के वायर में ये 1 यूनिट में आने वाला ड्रॉप कम होगा, मैं बोलूंगा कि ये उतना ही ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि ये छोटी छोटी वैल्यूज को मेजर करके दे रहा है। तो आपको क्या करना है बच्चों? ये करना है कि आपको किसी तरीके से k को डिक्रीज करना है। हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी? बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ k। आप k की वैल्यू को क्या कर सकते हो बच्चों? कम करते हो, तभी तो ऐसा होगा, ठीक है। तो k को आप कैसे कम कर सकते हो? देखिए मैं आपको बता देता हूं, IRAB अपॉन LAB। ऐसा लिख सकते हो क्या आप? ये बताइए पहले। लिख सकते हैं। अगर मैं करंट को कम कर दूं, हाँ जी, क्या कर दें? करंट को कम कर दें, तो क्या k कम हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? किसकी हेल्प से? रियोस्टेट लगा हुआ होता है हमारे डायग्राम में, उसकी हेल्प से मैं करंट को, ओवरऑल करंट को, पूरे करंट को कम कर देता हूं। और जब करंट कम हो गया तो भैया k कम हो गया, तो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई। साथ साथ और कोई तरीका, कोई और भी ऐसा मेथड है क्या जिससे मैं k को डिक्रीज कर सकता हूं? है ना, नीचे क्या है? नीचे क्या लिखा हुआ है? LAB। LAB क्या होता है? लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। अगर जो मैं ये इंक्रीज कर दूं बच्चों, क्या इंक्रीज, क्योंकि डेनोमिनेटर है ना, जितना इंक्रीज हो जाता है डेनोमिनेटर उतना आपका आंसर छोटा हो जाता है। सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो k को कम करना है, क्योंकि k का मतलब होता है वोल्टेज 1 सेंटीमीटर की, और जितनी कम होगी उतना ज्यादा वो सेंसिटिव हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें समझ में आता है तो कैसे किया जा सकता है, इन सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर, साथ साथ बाय डिक्रीजिंग द करंट, इंक्रीजिंग द लेंथ, ठीक है, वायर की लेंथ बढ़ा दीजिए तो ये कम हो जाएगा। और क्या तरीका है इसको कम करने का? करंट की वैल्यू को कम कर दीजिए तो ये तब भी कम हो जाएगा,
ठीक है। तो इसलिए बच्चों ये LAB जो होता है ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं देखिए हम क्या सीख रहे हैं, हम बिल्कुल ऐसा सीख रहे हैं कि भैया आप बिल्कुल उसकी तह तक पहुंचे बात की, है ना। ऐसे नहीं कि भैया सेंसिटिविटी बढ़ गई घट गई ऐसा हो गया, नहीं। हम ये सीखते हैं कि क्यों हुआ ऐसा, और ऐसा एक्चुअल में भी हो रहा है कि हमारे एक्सपेरिमेंट में, हाँ हो रहा है। स्टार्टिंग में ही हुआ था, याद कीजिए, स्टार्टिंग में बिल्कुल 4 to 10 मीटर का वायर लेते थे, तो वो इसलिए तो लेते थे जिससे सेंसिटिविटी को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बनता था और हमने इसको सोल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह दिया, विच मेटल इज यूज फॉर पोटेंशियोमीटर वायर एंड वाई। ये क्वेश्चन समझते हैं। क्या कहा कि कौन सा वायर यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन, फिर से वहीं पे जाइए कंस्ट्रक्शन पे, वहां होता था ना कॉन्स्टेंटन वायर यूज करते हैं, मैंगनीज वायर यूज करते हैं, है ना। तो पहला आंसर बनता है कि ये है, ठीक है, हम कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज वायर को यूज करते हैं। लेकिन वाई, ये तो अटकने वाली बात है, यही क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं पेपर में बार बार कि आप इसे ही यूज कर रहे हैं। तो मैं बताता हूं, देखिए आपको पूरे सर्किट का जो करंट है वो आपको किसी तरीके से कांस्टेंट रख के चलना है, मतलब आप कम करते हो ज्यादा करते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरे एक्सपेरिमेंट में एक जैसा रखना है। एक बार कर लेते हैं कम ज्यादा जो भी करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, जब देखिए जब कोई एक्सपेरिमेंट चलता रहता है ना बच्चों, तो क्या होता है उसमें लगे हुए जो वायर्स होते हैं वे गर्म हो जाते हैं, तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा पूरे सर्किट का। जहां रेजिस्टेंस बिगड़ा वहां करंट भी बिगड़ जाता है ना। वो कहता है कि भाई रेजिस्टेंस बिगड़ गया है तो मैं भी अपना वैल्यू को अफेक्ट करूंगा। तो क्या जरूरी है कि रेजिस्टेंस ना बिगड़े, है ना। तो ऐसा वायर लें जिसका रेजिस्टेंस पहले से ही हाई हो, जो चेंज ही ना हो पाए, या फिर ऐसे बोल दूं कि ऐसा वायर हो जिसका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कोई भी ज्यादा चेंज ना ला पाए। हो सकता है क्या, हाँ होता है, एलॉयज के साथ ऐसा होता है बच्चों। और इस प्रॉपर्टी को ना एक नाम दिया है, इसे बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। मतलब थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी से मतलब ये होता है कि भैया टेम्परेचर के साथ कैसा चेंज आ रहा है। तो इसकी कैसा चेंज आ रहा है, ये थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी लो है या हाई है, ये लो है बच्चों, है ना, चेंज नहीं आ रहा। ऐसा वायर यूज कर रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस के साथ, रेजिस्टेंस जो है उसका चेंज ना हो टेम्परेचर के साथ। तो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ये डिसाइड करती है कि टेम्परेचर के साथ उसमें क्या चेंज आ रहा है। तो ये कैसी होनी चाहिए, ये लो होनी चाहिए ना। और रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए वायर का, हाई। तो वो एक बार फिक्स हो जाएगा, वो बार बार चेंज करने की पूरे अरेंजमेंट में, पूरे एक्सपेरिमेंट में बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इसका आंसर देखते हैं, कॉन्स्टेंटर और मैंगनीज वायर, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टेंस एंड लो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। मैंने बताया ना थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, याद रखेंगे ना लास्ट तक। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी से मतलब होता है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है। तो ये लो वाला है, टेम्परेचर के साथ इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आता और फिर एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब नहीं होगा, एक कांस्टेंट करंट पे चलता रहेगा आराम से जैसा चल रहा था। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन 6, क्या करें, सुपीरियरिटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। ये तो सवाल जी स्टार्टिंग में बना था और आपने स्टार्टिंग में कह के छोड़ दिया था कि लास्ट में पढ़ेंगे, तो आगे ना लास्ट में लेके मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि अब इसकी हम बिल्कुल इस पोजीशन में आ गए हैं कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए आपसे एक बेसिक सी बात करता हूं, क्या कह रहे हैं, सुपीरियरिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। वोल्टमीटर भी यही काम करता है वोल्टेज मेजर करने का, और पोटेंशियोमीटर भी यही काम कर रहा है। क्यों बनाया, क्यों इतनी सिरदर्दी, जब हम एक बार पढ़ चुके हैं फिर भी दोबारा से पढ़ रहे हैं ऐसी चीजों को। तो मैं आपको बता दूं कि भैया इसमें कुछ एक एक्स्ट्रा बोनस वाली बात हो रही है, कुछ एक एक्स्ट्रा चीज है जो वोल्टमीटर से अलग है। कैसे, देखिए पोटेंशियोमीटर एक नल मेथड डिवाइस है। जब आप ईएमएफ फाइंड आउट करते थे ना, पिछली वीडियो में सीखा था ना, तो गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन आ जाता था बच्चों, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने कोई करंट नहीं लिया बाहर से, कोई करंट नहीं लिया, तो ये सिंपली खुद तो कोई करंट लेगा नहीं। तो ये जिस चीज का आपको ईएमएफ फाइंड आउट करना था, जिस सेल का, सिर्फ आप उसका ईएमएफ फाइंड आउट कर पाएंगे। ये खुद के ऑपरेशन के लिए, खुद के चलने के लिए कोई करंट नहीं ले रहा है। अच्छा चलो कुछ तो बात समझ में आती है कि चलो जी आप ये बोल रहे हो कि आप ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हो E = KL से,
है ना, यही तो बोल रहा हूं मैं। और मैं कह रहा हूं कि इसमें वो गैल्वेनोमीटर ने कितना डिफ्लेक्शन दिखाया होता है जब हम नल पॉइंट निकालते हैं, 0। तो कोई करंट खुद नहीं ले रहा है, सिर्फ उस ईएमएफ को, ईएमएफ जो है उस बैटरी का जिसका आपको ईएमएफ फाइंड आउट करना था, सिर्फ उसको बता रहा है। बहुत सही बात है। लेकिन तो जी वोल्ट मीटर में ऐसा क्या है, तो उसको भी जानेंगे। पहले आप इसको देखते हैं, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इज अ नल मेथड डिवाइस। कैसा डिवाइस है? नल मेथड, यानी कि आप इसमें नल पॉइंट ढूंढते हैं ना बच्चों, करंट उस सर्किट में 0 कर देते हैं ना नीचे वाले में। सो इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, कोई करंट खुद नहीं लेगा। एंड गिव्स एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो किसकी वैल्यू देगा? जिसको आपने कनेक्ट किया है, जिसकी वैल्यू निकालनी थी, सिर्फ उसी की वैल्यू देगा। खुद अपने ऑपरेशन के लिए कोई करंट नहीं लेगा, कोई वोल्टेज यूज नहीं करेगा। सही बात, ठीक है। इट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन एन ओपन सर्किट विच इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ ए सेल। सीधी सी बात करूं कि जब कोई करंट नहीं लेता, उस सिचुएशन में हम उसे बोल देते हैं कि ये एक ओपन सर्किट है, और उस टाइम पे बच्चों वो उसकी बैटरी की ईएमएफ देता है ना, वो बैटरी का क्या देता है? ईएमएफ देता है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अब बात करते हैं वोल्टमीटर की। देखिए वोल्टमीटर में क्या दिक्कत होती है मैं आपको बताता हूं। देखिए वोल्टमीटर में ये होता है, मान लीजिए ये आपके पास ये बैटरी है और ये वोल्टमीटर है, ठीक है ना। तो क्या होता है बच्चों, आपको इसका ईएमएफ फाइंड आउट करना था। बहुत सही बात है। तो इसका ईएमएफ फाइंड आउट होता, लेकिन क्या होता है, इसने अपना ईएमएफ, जो इसका ईएमएफ फाइंड आउट करना था, इस वोल्टमीटर ने इसमें से कुछ हिस्सा करंट का अपने ऑपरेशन के लिए लगा लिया। समझ रहे हो? ऑपरेशन से मतलब अपने आप को ऑपरेट करने के लिए लगा लिया। तो ये एक्चुअल में जो एक्चुअल ईएमएफ है उससे कम वैल्यू देगा, है ना। तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो वैल्यू नहीं देगा। कैसी वैल्यू देगा? कम देगा, क्योंकि कुछ हिस्सा इसमें से करंट बनके इसको ऑपरेट कराने के लिए चला गया। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा ऑन द अदर हैंड वोल्टमीटर ड्रॉज सम करंट फ्रॉम सर्किट फॉर इट्स ऑपरेशन। कुछ करंट खींच लिया खुद को चलाने के लिए, पूछा था इसका, और खुद अपने आप करंट लेके बैठ गया। एंड हेंस पोटेंशियल डिफरेंस गेट डिस्टर्ब्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो एक्चुअल में हमें निकालना था इस बैटरी का, वो क्या हो गया? वो डिस्टर्ब हो गया बच्चों। तो इसलिए आपको क्या यूज करना चाहिए? आपको यूज करना चाहिए पोटेंशियोमीटर।